इस वक्त हम मौजूद हैं गोविंद नगर के जो लोकप्रिय विधायक हैं सुरेंद्र मैथानी जी, उनके पास। आइए आज उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि बजट भी अभी हमारा आया है और उसके बाद हमारे विधानसभा के लिए क्या क्या इस बार नई योजनाएं होंगी, उन पर बात करेंगे। विधायक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल में ही बजट पास हुआ है, इसके बाद अब आगे क्या रणनीति है कि कानपुर और विधानसभा के लिए खास? देखिए, लगातार आप 2014 से अगर इस देश के बजट को देखें और तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल के बजट को देखें तो इस आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो बजट पेश किया था वो देश को उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाया। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से और राजनीतिक विद्वेष भावना के अंतर्गत कांग्रेस की सरकारों ने उन बजट को नकारते हुए और भारी परिवर्तन करके इस देश का बड़ा नुकसान किया। इसके बाद 2014 में जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने तो इन्होंने लगातार, आप सारे बजट उठा करके देखिए तो प्रति बजट अपने बराबर लगातार इस देश को मजबूती की ओर प्रदान करता है। एक तरफ बजट में अपनी सरकार की योजनाएं उन ज़रूरतमंदों तक जो लोग सरकार का मतलब नहीं जानते थे, इस बजट के माध्यम से उन लोगों तक भी सरकार की नीतियां और जन कल्याणकारी नीतियां पहुंची हैं। तो दूसरी तरफ यह देश जल, नभ और थल तीनों स्थिति में काफ़ी मजबूत हुआ है, सीमाएं मजबूत हुई हैं, रक्षा का बजट भी बढ़ाया गया है, विदेशी नीति में भी बजट ज़्यादा दिया गया और हम सब लोग इस देश के अंदर भी कैसे आर्थिक संपन्न यह देश बने और हम विश्व की महाशक्ति के रूप में, आर्थिक शक्ति के रूप में आगे बढ़ें, इस दिशा में लगातार माननीय मोदी जी ने बजट को पेश किया है। और इस बार का तो बजट प्रत्येक धर्म, क्षेत्र और भाषा भाषी और प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखकर विशेषकर इस देश की आधी आबादी महिलाओं के लिए भी विशेष राहत देकर के मध्यम वर्गीय को भी टच किया गया है। युवा, नौजवान, रोजगार, किसान सभी लोगों को लेते हुए इस बजट को देश को समर्पित किया गया है। यह बजट मुझे लगता है कि दिन प्रतिदिन प्रत्येक बजट से बढ़ता हुआ यह देश को आर्थिक मजबूती की ओर आगे बढ़ाने में एक बड़ा सहायक सिद्ध होगा। और यह हमारा सौभाग्य है कि इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बजट जो देश को समर्पित हो रहा है, लगातार देश हमारा आर्थिक संपन्न होते हुए देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक, क्योंकि इसका एक बड़ा उदाहरण है कि आप देखिए प्रत्येक नागरिक यहाँ पर अच्छी अनुभूति इसलिए कर रहा है कि हमारा पड़ोसी मुल्क अगर आप पाकिस्तान देखें तो वहाँ पर रोटी के लिए खून की नदियाँ बह रही हैं, लोग मारा मारी कर रहे हैं, लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है पूरा पाकिस्तान। और ठीक उसके विपरीत भारत को अगर हम देखें तो केवल दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए सरकार को लोगों को समर्पित करने की, जो मोदी जी ने करके दिखाई, और उस आधार पर, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने करके दिखाई, उस आधार पर पूरे देश में 80 करोड़, आप कल्पना करिए कि 135 करोड़ के देश में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है। और डबल इंजन की सरकार के कारण उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की जनता में 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन यानी डबल राशन का लाभ मिल रहा है। ये भारत की स्थिति है और वो पाकिस्तान की। मगर विधायक जी, मैं कहूँगा ये जो निःशुल्क राशन है, विपक्ष कहीं ना कहीं कहता है कि देश को नकारा बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अगर उन राशन नहीं देते थे तो ये कहते हैं कि लोगों को भूखा मार दिया। राशन दे रहे हैं तो उनको लग रहा है कि हमारा जनाधार खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने केवल अपने परिवार की और स्वार्थ की राजनीति करी है। इन्होंने, इनके राजनीति का उद्देश्य ही केवल अपने परिवार को बढ़ावा, प्राइवेट लिमिटेड टाइप की ये फर्म को बना करके और पार्टी बना करके इन्होंने केवल अपने लोगों को ही डेवलप करने का, अपने परिवार को डेवलप करने का काम किया। चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, इन सारे लोगों ने अपने को डेवलप किया है। इन्होंने आज तक देश की जनता को ये समझने का अवसर ही नहीं दिया कि एक सरकार जनहित में क्या क्या कदम उठा सकती है। ये तो धन्य है इस देश की जनता का जो उन्होंने आशीर्वाद दिया मोदी जी को इस देश में और योगी जी को उत्तर प्रदेश में। तो इन्होंने बता दिया कि आप देखिए कि सरकार क्या क्या कर सकती है। निःशुल्क मकान दे सकती है, 5 लाख का बीमा दे सकती है, मरीजों को इलाज के लिए पैसा दे सकती है, शौचालय दे सकती है, तमाम चीज़ें दे सकती है, निःशुल्क राशन दे सकती है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। नौजवानों को रोज़गार के लिए स्टार्टअप और ODOP की योजना दे सकती है, निवेश करा सकती है, ग्लोबल इन्वेस्ट समिट करा सकती है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट समिट करके इस उत्तर प्रदेश में भी, जो देश का सबसे ऐसा प्रदेश माना जाता था जहाँ लोग आने से परहेज करते थे, यहाँ कहते थे कि विधायक का मतलब कि गुंडे, विधायकों को ये माना जाता था उत्तर प्रदेश के विधायक मतलब गुंडे। आज उत्तर प्रदेश का आप पूरा आंकड़ा उठा करके देखिए तो उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम एडवोकेट्स विधायक हैं, यानी पढ़े लिखे विधायक हैं।
और उसमें तमाम ऐसे डॉक्टर विधायक हैं, डॉक्टरेट की डिग्री पाए हुए लोग विधायक हैं, तमाम इंजीनियर हैं जो विधायक हैं। यानी एक पूरा उत्तर प्रदेश का सिनेरियो बदला है और जनता ने ये बदला है और जनता ने ऐसे लोगों को चुना है जो गुंडों से दूर रहने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार से दूर रहने वाले लोग हैं, और तभी ये बजट कारगर सिद्ध होता है जो मोदी जी ने पूरे देश को समर्पित किया है। तो विधायक जी, आपको क्या लगता है इस बजट से कानपुर की जनता को क्या लाभ हुआ? क्योंकि हमारा जो कानपुर है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल हब है और इसको हम लोग पूर्व में कहते हैं मैनचेस्टर कहते थे। कहीं ना कहीं कानपुर ने वो अपना आयाम खोया है। और अगर हम विधानसभा चुनाव चाहे लोकसभा चुनाव करें तो कहीं ना कहीं सत्ता की कुर्सी कानपुर से होकर जरूर गुजरती है। तो इस बार इस बजट से कानपुर को क्या लाभ होगा? हाँ देखिए, थोड़ा सा हमको इसके लिए पीछे जाना पड़ेगा कि आप उठा करके देखें कानपुर का इतिहास। तो लाल झंडा लगा लगा करके, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगें पूरी हो, इनकलाब जिंदाबाद, और पूरे कानपुर को बदनाम करके जो मैनचेस्टर कहा जाता था, जो सर्वाधिक राजस्व उत्तर प्रदेश की सरकार को और देश की सरकार को उत्तर प्रदेश में कानपुर दिया करता था, उस कानपुर को काफ़ी पीछे करने में इन राजनीतिक दलों का बड़ा हाथ रहा है। और अब वर्तमान में आप देखें जो एडवांस टेक्नोलॉजी में, अगर आपको विश्व समुदाय से कंपटीशन करना है तो आपको एडवांस टेक्नोलॉजी के आधार पर ही अपने को, जिस स्थिति में आज विश्व चल रहा है उस स्थिति में अपने को खड़ा करना होगा। और तब जब हम एडवांस टेक्नोलॉजी के आधार पर अपनी इस उद्योग की नीति को आगे बढ़ाते हैं, तब आप देखिए कि कानपुर दोबारा मैनचेस्टर बनने की ओर अग्रसर है। कानपुर को इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 15,000 करोड़ का लक्ष्य दिया गया था और मुझे खुशी है कि कानपुर के उद्योगपतियों ने बड़ी रुचि दिखाते हुए आज 57,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश कानपुर में करने का काम किया है। और मल्टीप्लेक्स फैक्ट्री मेरी विधानसभा क्षेत्र में बन रही है, जिसमें 124 फैक्ट्रियां एक ही छत के नीचे रहेंगी और सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर। और तमाम सरकारी जो पेंच हुआ करते थे, जिसको हम लोग बड़ा विरोध करते थे कि इंस्पेक्टर राज का विरोध, एक फैक्ट्री चलाने में तमाम ऐसे विभाग जो फैक्ट्री मालिकों को परेशान करते थे, वो अपना उद्योग करे, व्यापार करे, लोगों को रोजगार दे, कि इन सरकारी संजाल में फंसे, उन सबको ख़त्म करने का काम आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने किया, जिसके आधार पर 57,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश जब कानपुर में होगा और हो रहा है, साइन हो रहा है, तो आप समझिए कि रोजगार के साधन, जो बच्चा 15-20 हज़ार की नौकरी के लिए कानपुर छोड़ करके प्लान करता है, दिल्ली, एनसीआर, हैदराबाद, बंगलौर, बम्बई में जाता है नौकरी करने और पूरा जीवन माह भर अपना बर्बाद करके अंत में एक पैसा नहीं बचा पाता, वो अगर यहीं पर रह करके और इन उद्योगों से 15,000 की भी नौकरी पाएगा तो मुझे लगता है बाहर में उसको 30 भी मिलेगा, तो उससे बेहतर ये इसलिए है कि वो अपने माता पिता की सेवा भी कर सकेगा, अपने मकान में रह पाएगा, किराया भी नहीं देना होगा, खाना भी अपना यहाँ संयुक्त रूप से जॉइंट फैमिली में खाएगा तो वो खर्चा भी कम होगा और ठीक प्रकार से कानपुर को भी अपनी सेवा दे सकेगा। इसलिए कानपुर में ही लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिले, ये हम लोगों का बड़ा प्रयास है, जिसमें हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। इस पर भी बजट का आवंटन हुआ है। कानपुर में रिंग रोड ट्रांसपोर्टेशन को ईजी करने के लिए, पुलों के निर्माण को लेकर के मेरी विधानसभा क्षेत्र में जैसे मैं 7 पुल ले आया और 7 पुल इस समय लगभग तैयार हैं और उन पुलों से भी ट्रांसपोर्टेशन ईजी होगा। जाम का जो कलंक कानपुर पे लगता है वो दूर होगा। जो हमारी रेलवे लाइन है इसको भी हटा करके एलिवेटेड ट्रैक बनाने का काम हो रहा है, रिंग रोड बनाने का काम हो रहा है, इसमें भी बजट का आवंटन हुआ है। और इससे कहीं ना कहीं हम सब लोग, जैसे मैंने अभी कहा, मैं अभी गया था 3 दिन पहले, माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से मिला, मैंने उनसे आग्रह किया कि एक एयरपोर्ट भी कानपुर में मिला है। एयरपोर्ट उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब बाहर का व्यापारी आएगा तो उसको कम समय में कानपुर आया, उसने अपने रिलेटेड बैठक करी, मीटिंग करी और उसके बाद वो एयरपोर्ट से निकल गया। लेकिन उसको एयरपोर्ट जाने के लिए जो रास्ते मार्ग है, मैंने कहा माननीय मंत्री जी, उस एयरपोर्ट को कानपुर के कम से कम 5 से 6 लाख की ये मिडिल कानपुर की आबादी है, उसको एयरपोर्ट कैसे पहुंचेगी। इसके लिए आप फजलगंज से एक एलिवेटेड ट्रैक सीधे आप पराग डेयरी के आगे उतारिए, जिससे सामने जो हमारा बाईपास जा रहा है 14 किलोमीटर का, उससे सीधे वो टच हो सके और सीधे लोग एयरपोर्ट को पहुंच सकें, यानी जाम के उस कलंक से कानपुर को मुक्त कर सकें और एयरपोर्ट का भी जनता को सीधे लाभ मिले, उद्योगपतियों को सीधा लाभ मिले, तो रोजगार के साधन मिले। वो भी बजट में मुझे लगता है मिल जाएगा हमारे क्षेत्र। जो आपने एयरपोर्ट की बात कही, तो उस एयरपोर्ट के लिए अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा लोगों को चकेरी का जो अपना रामा देवी चौराहा है, वहाँ का जो अतिक्रमण है, उससे शायद लोगों को कई बार फ्लाइट मिस भी होती हैं, जिसकी वजह से कई बार होता है कि जो एयर ट्रांसपोर्टेशन की कंपनियां हैं, उनके जो फ्लाइट्स होती हैं, जब उनको सवारियां नहीं मिलती हैं या उनकी सवारियां लेट हो रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं फ्लाइट्स हमारे यहाँ से कम होती रही हैं। तो इस तरफ भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ये फजलगंज से जो आपने बताया, इससे तो हम ऑन हाईवे पर जाके पहुँच जाएंगे, मगर जो हम रामा देवी से जो अपने एयरपोर्ट तक जाते हैं, वहाँ की कनेक्टिविटी के विषय में नहीं, देखिए, आप पहली बात तो ये कि कानपुर का एयर लोड बहुत है।
जो एयरलोड सारा डाइवर्ट होता है लखनऊ एयरपोर्ट पर। जो पैसा हमें कानपुर के नाते से राजस्व की पूर्ति हम कानपुर के हिसाब से कर सकते हैं। जब किसी भी सरकार को राजस्व जिस शहर से जितना मिलता है, सरकार की मजबूरी भी होती है और ध्यान भी आकर्षित होता है कि ये शहर हमको इतना दे रहा है। इसके लिए हम कानपुर के इस एयरपोर्ट को जो डेवलप कर रहे हैं, इसको इसीलिए हम हाईवे से जोड़ रहे हैं कि जिस समय आप इस पुल से सीधे हाईवे को कनेक्ट करेंगे तो आपको फिर रामादेवी जाना ही नहीं है, फिर आप सीधे चकेरी के उस पर उतरेंगे और चकेरी से उतर के एक अलग हाईवे बन रहा है जो सीधे एयरपोर्ट जाएगा। यानी इन सारे जो रेगुलर ट्रैफिक लाइन है, इससे वो हम उसको डिकनेक्ट करते हुए सीधे एयरपोर्ट के रास्ते को डेवलप कर रहे हैं। और ये रास्ता एयरपोर्ट को डेवलप करेगा, लोगों को आकर्षित करेगा और लोगों के आवागमन में जो विशेष रूप से कानपुर की इंडस्ट्री के लिए कानपुर में आना चाहेंगे या इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए तमाम अपने उद्देश्यों के कारण से आएंगे, उनको इसमें बहुत लाभ मिलेगा। और ये ट्रांसपोर्टेशन को कानपुर में ईजी करना रोजगार को बढ़ावा देगा। इसी दिशा में हम बजट का आवंटन इस क्षेत्र में भी करा रहे हैं। इसलिए मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उनकी निगाह एक एक शहर, एक एक क्षेत्र पर है और उनकी आंख के रूप में हम सब प्रतिनिधि के नाते लगातार काम करके अपनी सरकार का ध्यान आकर्षण कराते हैं। समय समय पर हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को सदन के माध्यम से भी और देश के प्रधानमंत्री जी को भी और संबंधित मंत्रीगणों को भी हम कानपुर की समस्या से अवगत कराते हुए उसके निस्तारण का लगातार प्रयास करते हैं, जिसमें हमको काफ़ी हद तक सफलता मिलती है। विधायक जी, अब एक आखिरी सवाल हमारा और होगा, क्योंकि अब बहुत हमारे नज़दीक में नगर निकाय चुनाव भी लगा हुआ है और नगर निकाय चुनाव जो कि पिछली बार भी हम लोगों के, क्योंकि आपकी सत्ताधारी पार्टी के पास ही रही सीट और जहां तक उससे कानपुर शहर को एक नया आयाम भी मिला, स्मार्ट सिटी के रूप में हम जगह बना चुके हैं। मगर अगर स्मार्ट सिटी की बात करें तो क्या आपको लगता है कि नाम के अकॉर्डिंग शहर को स्मार्टनेस मिल पा रही है? देखिए, मिलेगी। आप ये शहर सदियों से बसा हुआ शहर है कानपुर, और ये शहर जब बसा था, जब इसका नाम पहली बार रखा गया था, तो मुझे लगता है इसकी आबादी मुश्किल से 2 से सवा 2 लाख की आबादी रही होगी। धीरे धीरे डेवलप हुआ। कानपुर में विस्तार देने के लिए बहुत वो संसाधन नहीं दिए, किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इसको राजनीति की भेंट चढ़ाया गया। ये माना गया जिन सरकारों ने, जो भी सरकारें थी, चाहे बसपा थी, कांग्रेस थी, चाहे सपा थी, इन लोगों ने कानपुर की उपेक्षा की इसलिए करी है कि कानपुर उनको वोट नहीं देता था। तो वोट के आधार पर किसी सूबे का सूबेदार निर्णय नहीं कर सकता। एक सूबे के सूबेदार का ये नैतिक कर्तव्य होता है कि उस सूबे के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक धर्म क्षेत्र और भाषा भाषी की वो रक्षा करें। तभी हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर हम सरकार चलाते हैं। इसमें कानपुर को बहुत पीछे ढकेला गया। आज कानपुर की 55 लाख की आबादी है। कानपुर को आप लोगों ने इस पीरियड में कोई ना ट्रेनें दी थी, ना आपने कोई ओवरब्रिजेस दिए, ना आपने उद्योग के लिए प्रयास किया। कैसे हो गया ये? कैसे संभव हुआ कि जब मोदी सरकार 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और मैं उस शहर का, मैं अध्यक्ष था कानपुर का, मैं जब उनसे गया मिलने पीएमओ में और उनसे मैंने भेंट की, मैंने कहा भाई साहब अब आप पीएम हो गए हैं, कानपुर में रोजगार के कुछ साधन दीजिए। कैसे उन्होंने 200 करोड़ रुपए का टोल रूम अथर्टन मिल में यहाँ पर दे दिया जरीब चौकी के पास, जिससे रायबरेली के रेल के डब्बे का कारखाना भी जुड़ा हुआ है, होजरी का हब जुड़ा है, रक्षा का हब जुड़ा है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से नौजवानों को रोजगार के लिए प्लेसमेंट की गारंटी है, प्लेसमेंट की जिम्मेदारी है। ये कैसे संभव हो गया? ये पहली सरकार में क्यों नहीं हुआ? एक पुल सीओडी का आप देखें तो मैं किसी दल की बात नहीं करता, लेकिन जब विषय आता है तो करना पड़ता है कि श्री प्रकाश जायसवाल जी ने एक सीओडी के पुल का मात्र शिलान्यास किया था, पुल नहीं बनाया था। और 3 बार उस पुल की आड़ को लेकर के इस कानपुर महानगर के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए और सांसद बन गए थे। लेकिन लोग बेवकूफ़ होते नहीं हैं। हम नेता भले ही समझ लें कि हम बहुत अक्लमंद हैं और जनता बेवकूफ़, जनता सबक सिखा देती है, और उसने सिखाया और तब भारतीय जनता पार्टी के सांसद को जिताया और मुरली मनोहर जोशी जी ने उस सीओडी पुल को पूर्ण कराने में महती भूमिका निभाई। कई राउंड मैं अध्यक्ष था, उनके साथ लेकर के हम लोग गए, यहाँ से लेकर दिल्ली तक गए, बजट उसमें दिलवाया और उस पुल को बनवाया। आज वो एक पुल था और हमने देखिए कितने पुल बना दिए। मेरे केवल गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र में 7 पुल हैं, वो तो एक पुल नहीं बना पाए थे। तो हम लोग डेवलपमेंट के लिए लगातार काम करते हैं। हमारी चिंता होती है, हम जिस कैडर बेस पार्टी के लोग हैं, हम जनता की सेवा को ही अपना उद्देश्य मानते हैं। सत्ता हमारे लिए भोग का आधार नहीं होती है, सत्ता हमारे लिए लोगों की सेवा का माध्यम होती है और उसी पर हम काम करते हैं। तो जब आपने ट्रेन और रेलवे की बात कर ली है तो उस पर भी हम एक सवाल कर लेते हैं कि कानपुर सेंट्रल है हमारे पास। बहुत रेयर होता है कि किसी स्टेशन को सेंट्रल का नाम मिलता है और हमारे कानपुर से कई देश के कोने कोने जाने की व्यवस्था है।
और जो सुनने में आ रहा है इस बजट के बाद कहीं ना कहीं अनवरगंज और पनकी धाम को इस बार कुछ डेवलप किया जाएगा, और सुनने में आ रहा है कि एक वंदे भारत एक्सप्रेस एक और नई मिलने की उम्मीद है। तो क्या बगैर इस चीज़ तरफ ध्यान दिए पनकी धाम और अनवरगंज के क्या सेंट्रल पर ये सारी व्यवस्थाएं हो सकती हैं? नहीं, देखिए, दो चीज़ें हैं कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि सेंट्रल स्टेशन से अब कानपुर बहुत फैल गया, भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा हो गया है। कानपुर की आबादी भी 55 लाख से ज़्यादा हो गई है। बहुत सारे लोग, जैसे श्रम शक्ति का एक ट्रायल किया पनकी धाम पर रुक करके, तो आधी से ज़्यादा ट्रेन, यानी लगभग अगर आप किदवई नगर से इस कानपुर को पूरा गोविंद नगर लेते हुए और कल्याणपुर जोड़ते हुए दो भागों में बांटे, तो आधा कानपुर आज पनकी, अनवरगंज और गोविंदपुरी स्टेशन से ऑपरेट हो रहा है। तो ये लोग चाहते हैं, जैसे मैंने पनकी धाम के लिए रेल मंत्री जी से आग्रह किया, और जिस प्रकार से ये केवल उसको अंडरग्राउंड दे रहे हैं, मैं इसके लिए राजी नहीं होऊंगा। मैं मंत्री जी से बात करूंगा, उनको कानपुर ले आऊंगा, आवश्यकता पड़ी मैं पनकी धाम को गोविंदपुरी और सेंट्रल स्टेशन की तर्ज पे डेवलप कराऊंगा, क्योंकि पनकी धाम एक ऐसा वो है, स्टेशन है कि जहां से दिल्ली हावड़ा के मेन लाइन का वो एक स्टॉपेज है। और पनकी से अब जो फैला क्षेत्र है, लगभग मुझे लगता है कि इस 55 लाख की आबादी में 5 से 7 लाख लोग इस स्टेशन से लाभान्वित होंगे। और पनकी को पूरा डेवलप करके, जिस समय अंग्रेज़ों ने इस लाइन को बिछाया था, दिल्ली हावड़ा मेन लाइन, 2 लाइनें केवल थी, उस पर रोज़ आप एक्सीडेंट सुनते थे। आज लोग भूल गए कि ट्रेनों का एक्सीडेंट भी होता है। आज लोग भूलते जा रहे हैं कि ट्रेनें कभी लेट भी होती हैं, और पहले 12-12 घंटे लेट, 14-14 घंटे लेट। मोदी जी ने 4 ट्रैक बना दिए। रेलवे की जो सर्वाधिक आमदनी जिस मालगाड़ियों से होती है, उसके लिए उन्होंने अलग ट्रैक बना दिया, यानी रेलवे को आर्थिक संपन्न भी बनाया, आत्मनिर्भर रेलवे भी बनाया। तो दूसरी तरफ रेलवे से लोगों को सुविधाजनक तरीके से जो यात्रा कराते हैं, ये सेवा मात्र का काम है, इससे रेलवे को आय नहीं होती है, उसके खर्चे भी नहीं निकलते। और जिस मालगाड़ी से निकलते हैं उनके लिए भी उन्होंने अलग, यानी हमारा ध्यान चारों तरफ रहता है। और हम इसको रेलवे पनकी धाम को भी ठीक प्रकार से डेवलप करा करके, ट्रेनों के स्टॉपेज को बांट करके कानपुर में सेंट्रल पर भी भार कम करेंगे, और इन स्टेशनों को डेवलप करके जब इस प्रकार के हमारे अनवरगंज, गोविंदपुरी, पनकी धाम ये स्टेशन डेवलप होंगे, तो आप कल्पना करिए कि बाहर एक ठेला लगा करके मूंगफली बेचने वाला, एक पान की दुकान खोलने वाला, वो भी स्टेशन के बाहर खड़ा होकर के अपने परिवार का जीवन यापन कर सकता है, यानी रोजगार के साधन भी सृजन हो सकते हैं। ये एक प्रयोग हम रेलवे के माध्यम से भी कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ जनप्रिय, लोकप्रिय जो हमारे विधायक हैं गोविंदपुर नगर विधानसभा से, सुरेंद्र मैथानी जी हमारे साथ थे। तमाम उनके साथ बातचीत हुई। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ उमेश भार्गव, पब्लिक लाइव।